हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो देख रहे थे एनसीईआरटी का जो लास्ट पार्ट अभी चल रहा है, यानी कि लास्ट चैप्टर है, लास्ट पार्ट है। और अब आपकी क्लास भी यहाँ से अब एंड होने वाली है, यानी 1-2 दिन और चलेगा। इसमें हम लोग बात कर रहे थे गठबंधन का युग, ठीक है, कि गठबंधन की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बनती है। देखिए, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इसके पहले जो आपके जितने भी मतलब चैप्टर कराए गए हैं 12th क्लास के पार्ट सेकंड का ही, उसमें हमने पूरा इंडिया की राजनीति देखी, किस तरीके से गठबंधन वगैरह का ये जन्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, इसमें हमने देखा था कि जो कांग्रेस था उसका पतन, अभी पतन डायरेक्टली हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो क्या है कि पतन की स्थिति में आ चुका है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि गठबंधन की जो राजनीति है वो किस तरीके से चलती है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना। बट उससे पहले आपको पता है कि कल यूपीएससी का पेपर था, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम था पीटी का। और उस एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि 17 क्वेश्चन जो थे किससे आए हुए हैं, पॉलिटी से आए हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ 14 या 13 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इकोनॉमिक्स से। और इसी रेशियो में आपके आए हुए हैं क्वेश्चंस आपका एनवायरनमेंट और आप मिला के कह सकते हो कि जो आपका ज्योग्राफी है उससे, ठीक है। तो देखिए, ये सारे अभी कुछ खेल से भी 2-4 क्वेश्चंस आए हुए थे। और एक पद्म विभूषण को लेके क्वेश्चन आया था, ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया था, मैंने ये आर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से आपको बताए थे। और आपने जो भी मतलब आप में से जो भी बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि कहीं बाहर से पूछा हुआ हो। चाहे आप देखिए कुछ तो रिपीटेड क्वेश्चन थे। एक आपने देखा होगा कि 2019 में, शायद 2019 में ही था, निजता के अधिकार के बारे में पूछा गया था, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये भी समझाया है कि यहाँ पे निजता का जो राइट है हमारा, ये बात अलग है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लग जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, जितनी चीज़ें एडिशनल इसमें ऐड की जा सकती हैं और जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, वो सारी चीज़ें हम मिला के कर रहे हैं। सो दैट टाइम भी लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें क्या मतलब एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। और ये तो प्रूफ हो चुका है ना कि एनसीईआरटी मतलब फिर से जो टॉपर्स कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ट है, सो बेस्ट है। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना सोर्सेज लिमिटेड रखें और रिवीजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये कितना ज़रूरी है आपको पढ़ना। और बेसिक बुक्स, कोई ऐसा बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, पूरे इसी से उठा के दिया। चाहे संसद का क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट अभी मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपका, ये अभी जो कल 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ उसका है, ठीक है, उसका पीडीएफ है। और यहाँ पे देखिए कि जितने भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बताए थे, यहाँ पे ये यूएनईपी के बारे में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आपने यदि ढंग से पढ़ा है, आप यदि अच्छे तरीके से उसका, जितना मैं बोलती जा रही थी, आपने नोट्स भी बनाया होगा, प्रॉपर रिवीजन कर रहे होगे। रिवीजन देखिए मस्ट है, बिकॉज इसमें स्टेटमेंट रहता है। स्टेटमेंट जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। एक ऑप्शन है, आप तुक्का मार दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि 1 या 2, 2 या 3, इसमें से रिवीजन यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और करना भी चाहिए। और बेसिक आपका तो कंप्लीट होगा जो, वो यहीं से होने वाला है, ठीक है। अभी तक जिसको भी लग रहा था ये कि एनसीईआरटी क्या पढ़ रहे मतलब क्या है ये, तो वो थोड़ा सा ये समझ जाए कि एनसीईआरटी क्या नहीं है, ये बहुत कुछ है, ठीक है। और देखिए, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे यहाँ पे आप देखेंगे, अभी तो ये हिस्ट्री के चल रहे हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चंस में ना सीधे सीधे एक एक स्टेटमेंट उठाए गए थे, कहाँ से, आपके एनसीईआरटी से। और इसमें से ना एकदम से साफ साफ, ये जो ज्योग्राफी के भी है ना, आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। और इसी तरीके से मतलब देखिए कि जो काली कपास मृदा है, ऑब्वियस है अर्की कपास कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी ना मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगाए यदि ढंग का। मैं हमेशा आपको क्या बोलती हूँ, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। हम फैक्ट वैसे भी तो मान ले जाएंगे, मतलब लगा ले जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होंगे ना, हमें पता है कि नदियों का उद्गम जो होता है हमेशा पहाड़ी इलाकों से होता। फिर अब हम ये इतना अंदाज़ा लगा जाएंगे कि भैया ये वाली रिवर है तो कहाँ से उद्गमित हुई होगी, और थोड़ा बहुत हमको उसका एरिया पता होगा तो हम लगा ले जाएंगे कि हाँ ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे हो सकता है। और उसके बाद हमारा आंसर गलत होने वाला नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित जो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उसके मतलब उससे किस प्रकार भिन्न है।
आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से भिन्न है और कैसे क्या है, और आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ पे भी हमने देखा कि हमने तो डायरेक्टली कहते हैं उधार का थैला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल है, लेकिन ए टू जेड हमने नहीं अपना लिया है। हमने 335 के एक्ट से बहुत सारी चीज़ें ली है, लेकिन उसको हमने नहीं अपनाया जैसे उसमें था। हमने फंडामेंटल नाम का जो वर्ड है उसे लिया, कहाँ से? अमेरिका से। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमेरिका में जिस तरीके से लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं उस तरीके से हम भी यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों की नीड अलग है, ठीक है, हम उसे मौलिक अधिकार का नाम दे रहे हैं, हमने वहाँ से ले लिया, लेकिन हमारे यहाँ के सब कुछ अलग है और वहाँ का अलग है। तो हमने ज़रूर लिया है, लेकिन ए टू जेड ऐसे अपना लिया, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में भी जो दिया गया है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटेन जो आपका ब्रिटिश है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति क्या है? परिसीमित है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता है और बताई गई है, ठीक है। तो इसका मैं अभी कुछ आंसर वगैरह नहीं बताने, बस एक दिखा रही हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आया निजता का, ऑब्वियसली यार कि दैहिक और दैविक रूप से हमें जीने का अधिकार, दैट मीन्स निजता का अधिकार। हमें मोबाइल चलाने का मतलब हम मोबाइल चला रहे हैं, वो हमारी निजी लाइफ है, हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे निजता का जो राइट आ रहा है, अभी इसके बारे में काफ़ी कानून वगैरह भी बनाए गए थे। तो ये आपका आर्टिकल 31 बिल्कुल यहाँ पे 21 जो है, क्योंकि आपको आर्टिकल 15 भी पता है क्या है, आर्टिकल 19 भी पता है क्या है, आर्टिकल 29 भी पता है क्या है, ये सारे फंडामेंटल के ही राइट है, ठीक है। आर्टिकल 21 भी आपको पता है कि क्या है। और उसके बाद अब आएंगे आगे, यहाँ पे भी देखिए कि जो आपके ये स्टेटमेंट दिए गए हैं कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचित क्षेत्रों में लड़ने से रोकता है। बिल्कुल आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यह है कि 1991 के लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। ये कोई एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अभी जैसे इसके पहले पढ़ने वाली जो गठबंधन की सरकार चल रही है ना, अभी आ रहा, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे कौन किस तरीके से है, क्या हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई मतलब कि निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचित क्षेत्र यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हो। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा और लास्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहला इसके जस्ट अपोजिट है, लास्ट मतलब समझ सकते हो अब ना। तो कुछ एलिमिनेशन मेथड भी काम आती है, वही है कि बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, फैक्ट तो अपने यहाँ पे क्लियर हो जाने हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे चुनाव का फंडा समझना है किस तरीके से होता है, ठीक है। आपने समझ लिया लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, एक प्रत्याशी है वो कितनी जगह से लड़ सकता है और एक व्यक्ति का कितना मतलब वोट का वैल्यू जो हो रहा है एक व्यक्ति का कितना हो रहा है, एक ही हो रहा। तो यहाँ पे अभी तो लिखा गया है कि ऊपर तो ऐसा कोई कानून वगैरह है ना, कितनी भी बार लड़ सकता है। अब यहाँ पे बता रहा है जितनी बार लड़ेगा उतनी बार, मतलब क्या होगा आप पूरा ये समझ सकते हैं। और आपको पता हो तो शायद 11th क्लास की NCERT में भी, मैं यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हमने ये चुनाव वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है गोपाला स्वामी अयंगार का, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको क्या ऐसा लग रहा कि हमने मतलब पढ़ा नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर से जाना है। देखिए रिवाइज नहीं है इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तो पता है आपको कि हमने पढ़ा है, बस थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको कि मतलब है या नहीं है, क्या लगा दो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ रिवीजन करिए, मस्ट है। और यहाँ पे देखिए ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कथनों पर विचार करो कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं मतलब कि मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है, ठीक है। क्या करता है जब वो पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। और दूसरा क्या है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों ने क्या किया कि राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। देखिए यहाँ पे ना ये जो आया कि एक कैदी है तो इसमें से आप क्या लगा सकते हो, आप यदि देखेंगे कि जो कैदी है ऑब्वियस है कि हम यदि आधार प्रस्तुत कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं मना नहीं करेगा हमें कि मतलब ठीक है कि आपने ये कर दिया, मतलब कि हमारा ही अधिकार है ना, ऑब्वियस है हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए।
और आपको पता है कि ये जो आर्टिकल 20 है आपका वो क्या कहता है। उसके बाद आर्टिकल 32 में कुछ रिटें दी गई हैं, उनमें भी आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो एक एक चीज़ें क्लियर होगी ना, वहाँ से ही हमारी सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होने वाली हैं। यानी कि इस तरीके के जितने भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस मैं इतना दिखाना चाह रही थी कि आप बिल्कुल गलत नहीं जा रहे हो। यदि कोई कह भी रहा कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो कर रहे हो बेटर कर रहे हो। बस एक ही किसी भी सोर्स को फॉलो करिए तो एक को ही करिए, और मतलब ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ पे ना यूपीएससी जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। आपको पता क्यों लगता है? क्योंकि दिक्कत कहाँ पे होती है, चलो यहाँ पे वन लाइनर दे दिया, हम किसी ना किसी को निकाल लेंगे कि क्या था इसमें, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे भैया स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट में अब लग रहा है यार इसमें से ये नहीं, ये वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि हम रिवाइज नहीं किए होते हैं। इसलिए यहाँ पे रिवीजन मोस्ट होता है, ताकि ये हमारे सही हो सके कि केवल एक होगा, केवल दो होगा, या एक दो होगा, या एक दो में से कोई नहीं होगा। तो इसको यदि अच्छे तरीके से करना है तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से रिवीजन, और रिवीजन से पहले हमें अपना बेसिक जो बुक्स हैं उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दैट हमारी तो बुक कंप्लीट हो चुकी है ना, 12th तक हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। आप इनसे जो नहीं हुआ, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं एनसीईआरटी के, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो आपका पेपर है ना, पेपर का एनालिसिस, यानी कि अब मैं नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन सही ही होंगे, और यहाँ पे भी जो लगे हुए हैं तो आप ऐसा मत मान लीजिएगा कि सही टिक ही लगा हुआ, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो एनालिसिस वाला है तो उसको देख लेना है, बट ये नहीं समझना कि सारे ही सही होंगे, क्योंकि कुछ हो सकता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, हो गई होंगी। और इसकी फाइनल आंसर की आने दीजिए, और उसके बाद ही सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर राइट मिल पाएगा, ठीक है। बस एक मैं दिखाना चाह रही थी आपको थोड़ा सा उसका जो बाहरी स्वरूप था कि किस तरीके से है, बाकी तो और सब ठीक ठाक है। और आपको समझ में भी आ चुका होगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करना है। ये जो स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा या उदार लोकतंत्र है, ये सारी चीज़ें यार मतलब गजब का पेपर आया था। जो भी ढंग का पढ़ा होगा ना, मतलब ये पेपर तो छूटेगा नहीं। संवैधानिक सरकार क्या है, आपको पता है क्या है संवैधानिक सरकार? बहुत इजीली आप कर भी सकते हैं। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि जो भी रेगुलर मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे होंगे ना, वो भी कॉन्फिडेंस से यही कहेंगे कि हाँ मैम राइट, हम कर सकते हैं, यानी करके भी आए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज भी आया मेरे पास कि आपका मतलब कि ये जो एनसीईआरटी वाला था ना, बहुत अच्छे से काम आया, और बहुत अच्छे तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। देखिए यार, ज़रूरी नहीं कि आप सारी बुक पढ़ के ही क्या करें, यहाँ पे हम यूपीएससी निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारे माइंड से, मतलब कि ये पूरा माइंड गेम है। एक बात समझ के चलिए कि पूरा का पूरा माइंड गेम है। आप भूखेस बन के रह जाओगे ना, कसम से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा इधर का दिमाग लगाओ। किताब पढ़ना ज़रूरी है, इसके बिना नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसी को पढ़ के हो जाए ये भी मतलब थोड़ा सा विरोधाभास तो रहता ही है। खैर, आते हैं अपने चैप्टर पे, और उसको भी पूरा करना है। अब यहाँ पे यदि बात की जाए कि जो गठबंधन की राजनीति थी, ठीक है, अभी तो हमारी वाली राजनीति चल रही थी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और वो बेहद इंपॉर्टेंट है हमें ये देखना कि भाई क्वेश्चन आखिर में कैसे पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली इसका मेन टारगेट देखिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई कुछ ही टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ ही टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे आपका हड़प्पा या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसे तो मस्ट मतलब एकदम पढ़ ही लो, उससे एक दो क्वेश्चन आने ही आने, ये तो बिल्कुल श्योर है। और हमेशा आते हैं। तो आप मतलब कुछ ऐसे टॉपिक को उठाओ कि जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बाद में टाइम मिले तो मनोरंजन के लिए और भी एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत से टॉपिक हैं, उसे पढ़ लेना। कुछ गुप्ता वगैरह का उसे पढ़ना है, और इसी तरीके से मेडिवल में भी कुछ ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है उसमें भी आपको पता है, जैसे मेंस की मैं बात करूँ 1857, ठीक है, आपने पढ़ लिया, मस्ट है, इससे क्वेश्चन आने ही आने, एक दो क्वेश्चन आएंगे। आपका गांधी जी, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन कुछ विचारक हो गए, उनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हमें पहले इन टॉपिकों पर कमांड करना चाहिए, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी कि आप कर रहे हो। अब आपने कहा अरे यार मतलब इस बार आज मतलब ऐसा क्वेश्चन है, चलो ठीक है उठाते हैं, और एनसीईआरटी उठा रहे हैं या कुछ भी उठा रहे हैं। एनसीईआरटी तो खैर लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद अदर जो बुक उठा रहे हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। और इसके बाद फिर क्या करना है आपको कि क्वेश्चन देखना चाहिए पहले, और उसके बाद करना चाहिए कि भाई कहाँ पे हम अपना दिमाग लगाएं और कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं।
थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी होता है और लाइफ में रिस्क लेने वाला ही बंदा आगे बढ़ता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर मेरी बकवास बहुत हो गई, अब आते हैं चैप्टर पे यहाँ पे। तो इसमें यदि हम बात करें कि गठबंधन की जो राजनीति बनी किस तरीके से बनी, इंदिरा जी के टाइम की बात आपको पता है, इंदिरा जी से पहले के टाइम की भी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और नहीं पता तो प्लीज़ पहले के वीडियो देखिए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 90 का जो दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार की मतलब साक्षी है, और इन पार्टियों ने क्या किया और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की नुमाइंदगी। फटाफट आप बताओगे, अभी जस्ट कमेंट करिए, हाँ वीडियो सुनना बंद करके पहले कमेंट करिए कि जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी वो कौन से कमीशन के द्वारा की गई थी, मतलब कौन से कमीशन के सिफारिश पर की गई थी, जल्दी उसका नाम लिखिए, अभी कल ही हम लोगों ने उसे कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की नुमाइंदगी की, और इन दलों में से अनेक ने क्या किया कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार ने में क्या हुआ कि इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया, और संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था। और इसमें क्या हुआ क्योंकि इनमें से मतलब कि इनमें भी क्या था कि जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। जो 19 देखिए ये जो हुआ था 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार, और इनमें क्या हुआ कि इन पार्टियों में जो अहम किरदार निभाया था, और जो संयुक्त मोर्चा था ना 1989 से क्या हुआ था कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय मोर्चे के समान ही ये काम कर रही थी। और क्योंकि इसमें था क्या, मेन बात जो थी ना कि इसमें ये इस तरीके से आगे बढ़ी कैसे, तो इसमें ये था कि जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी भैया, हाँ ये ऐसे नहीं आगे बढ़ी थी। जो यहाँ पे संयुक्त मोर्चा की बात की जा रही तो इसमें गठबंधन वाला काम चल रहा था, ठीक है। कौन कौन से शामिल थे यहाँ पे, जनता दल और क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। और इस बार क्या होता है कि भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया, और संयुक्त मोर्चा को सरकार को यानी कि संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी तो इसको क्या हुआ कि कांग्रेस का समर्थन हासिल था। और इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई से थे। कितना मतलब क्या वर्ड यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले था कि गठबंधन की सरकार बनाते वो ऐसे होता था, बिन पेदे का लोटा रखोगे ना तो कभी इधर लुढ़केगा कभी इधर लुढ़केगा। ये कहावत भी कहते हैं गांव में कि आप तो बिन पेदे के लोटे जैसे हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो रहा है, गठबंधन में भी ऐसे ही होता है कि अब ये यहाँ तक इनकी जम रही थी तो ठीक है भाई इसके साथ बना लेते, दूसरी पार्टी से जमी तो दूसरी पार्टी के साथ बना लेते, कब किसको छोड़ दे कौन, कब बेवफाई निभा जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे भी जो कांग्रेस इनके संयुक्त मोर्चा के साथ थी वो अलग हो जाती तो साथ कौन दे रहा, सॉरी भाजपा थी इनके साथ, अलग हो गई तो कांग्रेस इनके सपोर्ट में आ रहा है। देखिए अभी क्वेश्चन 1991 वाला मैंने बताया, ध्यान से सुनिएगा, ये राजनीति से रिलेटेड है और यहीं से आपका वो कवर होने वाला, कहीं और नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भाई, हाँ ऐसा वैसा नहीं है, इसे मजाक में मत लीजिए। और इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जब ये इसका जो राजनीतिक समीकरण की किस तरीके से, आपको छुई मुई का पौधा पता है, ये एक प्लांट है छुई मुई का, कोई ऐसा वो बिल्कुल भला का नाम नहीं है एक पौधा है जिसे आप टच करोगे तो क्या हो जाता है, एकदम से सिकुड़ सा जाता है, और जैसे उसे छोड़ दोगे ना थोड़ी देर बाद उसकी पत्तियां ऑटोमेटिक खिल जाती हैं। और पहले तो हम लोग वो जो छुई मुई का पौधा होता है तो उसको क्या बोलते थे कि भाई जो जिसने पाप किया होगा तो वो टच करते ही ये सिकुड़ जाएगा, मतलब सूखा हो जाएगा, और जिसने पुण्य किया होगा, लेकिन कोई ऐसा था ही नहीं जो पाप ना किया हो, क्योंकि वो पौधा ही ऐसा था कि जैसे टच करो उसे वो मुरझा ही जाता था। तो खैर आप लोग मत कहिए होंगे, मतलब ऐसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं होंगे, हम लोग जैसे बदमाश नहीं रहे होंगे, खैर बचपन में होना चाहिए बदमाश भी, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा इसी तरीके का कि कभी इनके साथ कभी उनके साथ। अब क्या होता है कि 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा, यानी कि जो भाजपा था और वाम मोर्चा, पूरी हिस्ट्री आपको याद करा रही हूँ मैं एक कहानी के थ्रू में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाजपा की गवर्नमेंट थी और वाम मोर्चा, सन भी याद रखना तभी आप मतलब लिंक कर पाएंगे, कब था 1989 की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये क्या था कि दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। और इस बार क्या हुआ कि वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार ने क्या किया कि संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो था कि वाम मोर्चा ने क्या किया कि गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, कौन, जो वाम मोर्चा वाले थे, ठीक है। अब ये वामपंथी दक्षिणपंथी ये भी आपको पता होना चाहिए, देखो
और आज इसे ना आप पढ़ के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे कि वामपंथी क्या, एक मतलब 100 वर्ड का एक वर्ड में आंसर देना, ठीक है, छोटा सा आंसर देना, उसका कंक्लूजन पूरा नहीं लिख देना कि वामपंथ ये नहीं, थोड़ा सा बस उसका हाँ ना में जवाब वाला होना चाहिए, ठीक है, डू एंड डाई वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेस का, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं थी उसको ये समर्थन दिए, लेकिन वहीं पे जो आपका संयुक्त मोर्चा की सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी ने भी इसको क्या किया कि समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। ये दोनों ही मिल गए और ऑब्वियसली ना दुश्मन का दोस्त नहीं, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है कि दोस्त होता है। हाँ यही सही है, जब हमारे दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो हमारा पक्का वाला दोस्त होता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि भैया इनका तो बन नहीं रही थी और पहले तो ये संयुक्त मोर्चा में थे, लेकिन भाजपा वाले बाद में अपनी अकड़ दिखाने लगते, निकल जाते। अब ये मिल जाते कांग्रेस में। कौन? जो ये संयुक्त मोर्चा वाले थे कांग्रेस में जब मिल गए तो अब इनको ये था कि भैया भाजपा को तो निकालना है, इससे तो बाहर रखना है, ठीक है। अब इनका तो ये प्लान चल ही रहा था। आगे क्या होता है कि इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता मिली नहीं। गठबंधन है भैया, किसी की मतलब कहीं भी अच्छा मिला अब चले जाएंगे भैया। जब जूठा ही खाना है तो अच्छा वाला खाएंगे ना, मीठा वाला क्यों। हम मतलब एक तो जूठ खाए ऊपर से कड़वा खाएं, ये कहावत भी है कि जूठा खाएं वो भी कड़वा, तो वो अच्छा सही नहीं है। खाएंगे तो फिर मीठा ही खाएंगे, क्योंकि दोनों में सत्य नहीं गंवा सकते ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो रहा कि गठबंधन वाले ऐसे ही होते हैं कि जैसे आपने प्रॉमिस किया कि चलो आप हमारे साथ गठबंधन कर लो और हम आपको कोई अच्छी सी मतलब मंत्रालय वगैरह देंगे, लेकिन आपने ले जाके पटक दिया पशु मंत्रालय, मतलब अजीब अजीब के मंत्रालय दे दिए। अब बेचारे उनको था कि भैया हमें कोई अच्छा खासा मंत्रालय मिलेगा, होम मिनिस्ट्री वगैरह बनाएंगे यहाँ पे, तो इसमें से जब आपने दिया नहीं और उनके मन में खटक गया कि अरे मतलब गड़बड़ है, यहाँ पे फालतू में फंस गए आके। कहाँ से वो एक हिंदी पे है ना, यही सच है कहानी करके एक, वहाँ पे देखेंगे कि जिसका भी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल होगा उनको पता होगा कि वो जो यही सच है ना, वो लड़की ना लास्ट तक कंफ्यूज रहती है। पहले एक लड़के से मोहब्बत करती है तो उसको लगता है कि नहीं यही मेरी ज़िंदगी का पूरा मतलब जीवन साथी यही हमारा, यही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जैसे एक दूसरा भी आता है, दूसरा भी उससे वो पहला वाला छोड़ के चला जाता है, दूसरा आता है उससे काफ़ी हमदर्दी जता है तो उसको लगता है नहीं नहीं यही वाला सही था हमारे लिए, ये वाला बंदा सही है, वो गलत है। लेकिन जैसे ही वो जहाँ पे वो लड़का भाग के चला गया था उस सिटी में पहुँचती तो उसे लगता है कि यार मतलब एक बार आके ना ये वाला कह दे जो पहले वाला था, अभी पहले वाला BF जो था उसका, तो उसको क्या लग रहा है कि एक बार आके कह दे बस कि मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के इसके पास चल जाऊँगा। वो तो मोह माया था, गाँव वाला तो मोह माया था, ये वाला यही वाला सच है। लेकिन वो जैसे ही वो गाँव से रिटर्न मारती है ना, घर आती है, फिर उसको लगता है नहीं नहीं मतलब वो तो हमको कहा नहीं है तो वो ठीक नहीं है, ये वाला सही है। वो लास्ट तक कंफ्यूज रहते कि आखिर सही कौन सा है मेरे लिए। तो यहाँ पे भी गठबंधन में भी ऐसे ही होता है, कभी इससे बना ली और उनको पता चलता है अरे मतलब गलती कर गए भाई साहब, ये तो होने वाला नहीं, ये हमारे लिए सही था ही नहीं। और हमने इंदिरा जी के टाइम में और उससे पहले देखा भी है कि कई लोग ऐसा करते हैं, आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको तो सफलता मिली नहीं, ऑब्वियसली मिलने वाली भी नहीं थी। गठबंधन की सरकार चल जाए पूरे कार्यकाल तक बहुत बड़ी बात होती है। और अब क्या हुआ कि भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर ली। अब भाजपा हो रहा है स्ट्रांग यहाँ पे, क्योंकि भैया ये भी थोड़ा सा फूट पड़ी गई, तब तक इनको मिल गया मौका, किसको, बीजेपी को। और ये क्या करने लगे अपना यहाँ पे अपना पैर जमाने लगे। 1900 लीजिए सन याद रखिएगा, ठीक है, 1991 तथा 96 तक के जो चुनाव हुए कि इनकी स्थिति उनकी मजबूती स्थिति बन चुकी थी और 1996 के चुनावों में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है और इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला। लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। और उसके बाद क्या होता है कि आखिरकार भाजपा एक गठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग के नाम से जैसे बोला जाता है के अगुआ के रूप में सत्ता में आई। और 1998 यानी कि कब 1998 में क्या होता है कि मई से 1999 के जून तक सत्ता में रहती है। और फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन में क्या होता है कि दोबारा सत्ता हासिल की और राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थी।
अब ये गठबंधन की सरकार में वो प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि बीजेपी की पहले मतलब प्रधानमंत्री थे, गठबंधन की बनी थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहीं से भी यूपीएससी घुमा सकता है। ऑब्वियसली कि नॉन कांग्रेस था, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि नॉन कांग्रेस वाला चल नहीं पाया था, और जब चल नहीं पाया था तो उन्होंने राजग नाम की एक यहाँ पे पार्टी बनाई, जो कि मिलके बनाई थी। ये आपका जो था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, तो यहाँ पे उसका नाम क्या था, राजग था, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है इसका, जैसे भाजपा कहते हो वैसे राजग कहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आप भाजपा कहते हो, वैसे ही राजग है, ठीक है। यहाँ पे कौन थे, 1999 में आपको पता कोई युद्ध हुआ था? फटाफट कमेंट करिए कि कौन सा युद्ध हुआ था 1999 में, ठीक है, और कहाँ का हुआ था। अभी से पता है आपको कि युद्ध कहाँ का होने वाला, कौन सा इतना हमारा दोस्त है जो लगातार मतलब युद्ध के लिए उतावला होता रहता। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए 98 मई से 99 जून तक, समझ सकते हैं कितने दिन कितने महीने के लिए बने। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं प्रधानमंत्री, और 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल भी पूरा किया। पहले तो वो क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। आपको पता है अटल बिहारी जी एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, सबसे कम दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी याद रखना है आपको। और अब क्या हो रहा है कि ये सरकार चलती भी है, और इस तरह क्या होता है कि 1989 के चुनावों में, यानी कि चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत होती है। और इसके बाद से क्या हुआ, यानी कि पहली बार ऐसा, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी में दम था यार, मतलब अभी उनकी डेथ हुई है कुछ टाइम पहले इन द सेंस कि कुछ महीनों पहले, आप कह सकते हो 7, 8, 10 एक महीने, मतलब 1 साल भी हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट अभी कुछ 2020 से 21 में हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1989 के चुनावों से भारत में क्या होता है, गठबंधन की राजनीति का जो है लंबे दौर की शुरुआत हुई। कैसे, क्योंकि ये एक कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। एक कार्यकाल मतलब आपको पता है ना कौन सा कार्यकाल, 5 साल वाला। और एक थोड़ा सा क्वेश्चन और है यहाँ पे आपके लिए, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन, देखिए आपके लिए ही फ़ायदा है, ठीक है। जितना क्वेश्चन पूछूंगी उतना आप दिमाग में जोड़ डालोगे तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा तो शर्म आएगी ना कि बनता नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए, और जो मैं बता चुकी होती हूँ वही पूछती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपकी जो मतलब अभी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन एक संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, वहाँ पे 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, मैं इतना हिंट दे रही हूँ, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहा था। भाई वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या उस संविधान संशोधन में आपका क्या किया गया था कि जो लोकसभा का टाइम पीरियड था उसे बढ़ा के 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। प्लीज कमेंट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सरकार गठबंधन वाली आपकी थोड़ा सा तो रुक ही गई, मतलब एक कार्यकाल पूरा कर ही लिया इसने। और इसके बाद से क्या होता है कि केंद्र में 9 सरकारें बनी, यानी कि आपकी सेंटर में 9 सरकारें बनी, और ये सभी या तो गठबंधन की सरकार थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी। 9 इसके बाद से ना इसकी कसम से शुरुआत ही हो गई, मतलब ऐसे, मतलब ये इतने पावरफुल तरीके से आगाज़ किया। और उसके बाद से सेंटर में पहले तो बन रहा था, देखिए कि कितनी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ इंदिरा जी आए, उनकी भी मेजोरिटी अच्छी खासी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी आते, उनकी भी अच्छी खासी मेजोरिटी थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते, उनकी तो आपको पता ही है कि कितनी अच्छी थी। राजीव गांधी जी की इनफैक्ट मेजोरिटी थी। लेकिन इसके बाद से जो स्थितियाँ बनती है गठबंधन वाले, वहाँ पे आप देखोगे कि बिना मेजोरिटी, मतलब इतना ज़्यादा बहुमत नहीं, मिलजुल के बना रहे थे, जोड़ तगोड़ के ही बना रहे थे, लेकिन 9 बार ऐसा हुआ। आप सोच सकते हो 9 कार्यकाल, सब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और 9 कार्यकाल मतलब इंटू 5 कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने साल। और इसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है कि गठबंधन की सरकारें थी और अथवा दूसरे दलों की, मतलब थोड़ा बहुत उनका ये रहता था कि ठीक है इनको मिला लिया जाए, और यहाँ से चल रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए, इस नए दौर में कोई सरकार मतलब कि क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। और यह बात 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 97 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 99 की राजग तथा 2004 की यानी कि संप्रग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। ये जो बात है वो कहाँ कहाँ पे आपके लागू होती है, तो 1989 राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पहला,
दूसरा आपका देखने को मिल रहा है 1996 और 97 जो संयुक्त मोर्चा आपकी सरकार थी, 98-99 की घटना में राजग सरकार आती है तथा 2004 की संप्रग सरकार का समान रूप से यहाँ पे लागू होती है। देख सकते हो आप लोग, ये सारे गठबंधन की ही बात कर रहे हैं। अभी राजा कौजक सब गठबंधन वाले हैं, ठीक है, मिलके ही बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अब तो यानी कि यहाँ से जो हमने सीखा कि इसे बदलाव के साथ मतलब कि जोड़ कर देखने की कोशिश करें। और यहाँ पे माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। और पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में क्या होता है कि गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने क्या किया कि जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आई है। यानी कि ये जो घटना बनी तो लोगों को समझ में आ चुका था कि भैया यदि किसी को गिराना है ना तो उसके लिए हमें कैसा करना चाहिए, एक ही फंडा है, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो, सारे काम आसानी हो जाने हैं। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है, ठीक है। हालांकि लेना चाहिए, वो एक कहते हैं ना कि मतलब जब हमें अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना, बहुत महान साबित करना, तो हम क्या करते हैं, अपना कंपेयर कहाँ से करते हैं, जो हमसे सबसे कमज़ोर होता है। पाकिस्तान से हमारी क्या तुलना करना है, कहीं तुलना करना तो चाइना से करो, यूएसए से करो, फिर समझ में है कि हमारी औकात कहाँ पे है। लेकिन हम करते हैं किससे, जिसकी तो खुद की जीडीपी नहीं है, यानी कि जितनी आपके एक स्टेट का होगा उतना तो पाकिस्तान का पूरा है। तो हम वहाँ की तुलना करके फिर खुश हो जाते हैं कि यार देखो पाकिस्तान में इतना मतलब बवाल चल रहा है, हमारे यहाँ इतना अच्छा है। तो हमेशा हम तुलना उसी की करते हैं कि जहाँ से मतलब वो छोटा सा होता है और हम कहते हैं कि अरे हम तो इतने महान हो गए। करना तो अपने से पावरफुल वालों की करें, फिर देखें कि अपनी क्या कहाँ पे कितनी हैसियत है। तो यहाँ पे खैर अब पाकिस्तान है, अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आता है वो एग्जाम्पल। तो इसमें से देखिए क्या होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बना लिया जाए का मतलब क्या, पाकिस्तान भारत की अच्छी खासी दुश्मनी चलती, अच्छी खासी दुश्मनी चलती है, आपको सबको पता है, ठीक है, बचपन से ही आपने सुना होगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो यहाँ पे जब चल रही इनकी तो मतलब कट्टर वाली विरोध चल रहा, ठीक है। उधर चाइना क्या कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है किसका, कि भारत हमारा दुश्मन है, उसे भारत में जगह बनाने के लिए वो फिंगर 1 2 3 4 5 जो 8 फिंगर है उसका भी अभी जो गलवान वैली में हमला हुआ था इसी को लेके हुआ था, ठीक है। आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, कोशिश करूँगी कि मैं इस बार जियोग्राफी स्टार्ट करूँ, एनसीईआरटी, मैं कुछ और पढ़ाने वाली नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो आपका जियोग्राफी में देखेंगे कि वहाँ से कुछ ऐसे हिमालय वाले एरिया में, कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में, कश्मीर तो अब नीचे आ चुका है, ठीक है, तो लद्दाख वाले में कुछ ऐसे ऐसे फिंगर टाइप का बना हो, ठीक है, उससे 1 2 3 तो कुछ यहाँ तक भारत का, यहाँ तक, यहाँ से कुछ ये वाला एरिया कुछ भारत का, यहाँ से चाइना का, ठीक है। तो ये कुछ फिंगर यहाँ क्रॉस करके आ रहे थे, यानी कि इनको नाम दिया गया है 2 3 4, तो उसको क्रॉस करके चाइना वाले इधर आ रहे थे, भारत वाले, तो वही दिक्कत था वो गलवान वैली वाला जो हमला हुआ था चाइना भारत का, ठीक है। तो यहाँ से इनमें क्या था कि चाइना को अब यहाँ पे घुसपैठ बनानी है, वो क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को अपना दोस्त बना रहा, मतलब राजनीति कैसे खेल रहा है कि पाकिस्तान को दोस्त बना रहा है। पाकिस्तान को दोस्त बनाएगा तो क्या होगा कि हमारे यहाँ तक उसे आने में आसानी होगी। नेपाल को दोस्त बना रहा है, नेपाल को दोस्त बनाएगा तो ऑब्वियसली कहीं पे भी उसकी ज़मीनों में लेकर अपना ठिकाना बनाएगा, इंडिया में आने के लिए और उससे आसानी हो जाएगी। उसके बाद भूटान को भी, आप देखिए रसिया हमारा इतना अच्छा दोस्त था, उसे भी भड़काने में लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा मार्चर चलता है कैसे, कभी भी युद्ध वगैरह लड़ना है ना, हमें ज़्यादा खर्चा होगा, ऑब्वियसली कि ज़्यादा खर्चा होगा, आप उतनी दूरी तय करोगे, यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा खर्चा है, लेकिन हम यहीं पे आके बैठ गए, यहाँ से थोड़ा सा साइड में आके कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, हमारे लिए तो आसान हो जाएगा। और यही वो उसकी अपनी पॉलिसी अपना रहा है, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना रहा है, आपको ये अब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने जो आपका लिट्टे वाला ऑर्गेनाइजेशन जो था उसे समझाया था कि यूएसए जो कर रहा था श्रीलंका में अपनी पैठ बना रहा था, क्यों श्रीलंका में अपना अड्डा क्यों बनाना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रूस इधर से आएगा, रूस इधर से आएगा, कहीं यहीं पे टक पा देंगे, उतना ज़्यादा हमें खर्चा नहीं बैठेगा, इसलिए वो ऐसा करना चाह रहा था। कोई वहाँ श्रीलंका से उसकी मित्रता नहीं थी, और वैश्विक लेवल पे किसी की कभी मित्रता होती नहीं है, राजनीति में किसी की मित्रता होती नहीं, मित्रता जैसे कोई वर्ड ही नहीं होता, और करेंगे ना मित्रता तो फिर राजनीति करना छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे कब किसका मन बदल जाए भरोसा नहीं रहता। इसी तरीके से गठबंधन की भी सरकार है कि यहाँ पे भी कब कौन बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कि किसको कब ज़्यादा अच्छा मिल जाए, कहाँ चला जाएगा, ये कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा था, एक छोड़ रहे तो दूसरा आ रहा तो दूसरा, बट हाँ गठबंधन की अब सरकार बन चुकी थी तो वो ढर्रे पे चल चुकी थी। और केंद्रीय सरकार 1989 के बाद की बात करोगे आप लोग तो ये देखिए यहाँ पे
इनका थोड़ा सा ब्यौरा दिया गया है। ये जो बीपी सिंह है, चंद्रशेखर, यहाँ पे क्या हुआ कि दिसंबर 1989, नवंबर 1990 यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और यहाँ पे भाजपा का समर्थन। ठीक, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि ये वाला जो हुआ बीपी सिंह जी, यहाँ पे 1989-90 की बात की जा रही है कि इनकी गठबंधन की सरकार बनती है। उसके बाद आप देखोगे कि इनके जो चंद्रशेखर जी हैं, इनकी गठबंधन की सरकार कब बनती है? 90-91 में। चल नहीं रही ज़्यादा दिन तक, मतलब 1-1 साल के ही मालिक हैं ये लोग। और उसके बाद क्योंकि एक ही चल पाई थी, वो भी पहले 13 दिन में गिर गई थी और बाद में फिर पूरे 5 साल चली थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो राजग बना ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी पहली बार जो सरकार बनी थी वो 13 दिन में नहीं चल पाई थी, ठीक है। उसके बाद वो पूरा अच्छे तरीके से गिर गई, लेकिन बाद में यहाँ ठीक ठाक वो पूरा कर लिए थे। और उसके बाद से जो गठबंधन की सरकारें तो बनी, लेकिन पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाती हैं। और ये घटना आपको देखने को मिल रही है कि 1990-91 में जो चंद्रशेखर जी थे, उनका भी राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका यानी कि समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस का समर्थन इन्हें मिलता है, ये भी गठबंधन वाले हुए। उसके बाद आते हैं कि जून 91-96 में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि AIDMK तथा कुछ अन्य दलों का समर्थन इन्हें नरसिम्हा राव जी को मिला, और जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी सबसे दिग्गज लीडर, ठीक है, से लोड़ा इनको। तो यहाँ पे जब ये आते हैं तो ये अल्पमत सरकार यानी कि भाजपा 96 से 96, मई से जून लगा लीजिए, मई जून 13 दिन की सरकार बनी थी। कुल कितना होगा, लास्ट मई में बने होंगे, जून तक कुछ चले होंगे, जून का थोड़ा बहुत टच किया होगा 1-2 तारीख। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है कि अल्पमत सरकार यहाँ पे इनकी बनती है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि इसमें से जो आगे आ रहा है अब HD देवगौड़ा जी, इनके बारे में कहीं पे आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही चार्ट बना लीजिए, इनका पिक्चर मत बनाइए, ऐसे चार्ट बना लीजिए, ठीक है, और नाम लिख लीजिए, तो आपके लिए ना बहुत आसानी हो जाएगी पूरा। तो अब यहाँ पे आता है आपका कि 97-98 में 96-97 में क्या होता है यहाँ पे कि कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, किसकी? HD देवगौड़ा की। उसके बाद आता है आपका कि संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती कांग्रेस के समर्थन पर ही इंद्र कुमार गुजराल की, और ये भी 97-98, 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाते ये भी। आगे आ रहे हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की फिर बनती है राजग सरकार 1900 यानी कि मार्च 1998 से अक्टूबर 99, और अक्टूबर 99 से मई 2004 तक आखिरकार इन्होंने फिर दोबारा दबदबा बना ही लिया और दोबारा कार्यकाल इन्होंने पूरा कर ही डाला। और पहला कार्यकाल जो था इनका आप देख चुके हो कि कैसे है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इससे अपना चार्ट बना ले, जैसे बना है ऐसे, मतलब अवधि और ये गठबंधन की सरकार लिख के आगे उनका जो आपके PM थे उनका नाम लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका जो थे मनमोहन सिंह जी। अब ये जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, 2004 के बाद से ये बनती हैं और संप्रग गठबंधन की सरकार ये बनाते हैं, यानी कि अभी तक गठबंधन की सरकार चल रही है। और आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनमोहन सिंह के जी के बाद से जो भी अभी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, आपको पता है कौन है मनमोहन सिंह के बाद जी? जो मनमोहन सिंह जी ही 2-3 कार्यकाल तक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 2 तक रहे हैं, तो उनका देखिएगा आप लोग। उनके बाद से जो अभी सरकार चल रही है, जिनकी सरकार चल रही है, आपको पता होना चाहिए क्या कैसे है। और अब आते हैं आगे कि यहाँ पे हमने देखा भी था पहले भी कि कांग्रेस खुद को ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी, और इसमें विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे, और इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। और हमने पहले पढ़ चुका है, यानी कि जो पहले पढ़ा हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा, 5वें में भी हमने देखा कि 1960 के दशक में किस तरीके से कांग्रेस से पार्टी से अलग होने के मतलब कि होने लगे और अपनी खुद की पार्टियां लोग बनाने लगे थे। आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल कराई जा रही कि भाई याद कर लो बेटा, जो जो पढ़े हो अभी वहाँ से ना पूरा जितना भी पढ़ चुके आप लोग, वही तो सारी चीज़ें इसमें कवर करनी है हमें कि है क्या क्या एग्जैक्टली इसका रीजन क्या था। तो ऑब्वियसली पहले दूसरे सारे चैप्टर में ये सब पढ़ चुके कि 1960 की दशक की क्या घटनाएं थी, कांग्रेस का क्या मतलब हालत हो रखी थी, किस तरीके से। भैया देखिए ये बात तो समझ में आ चुकी है आपके कि सेंटर में तो 80 के दशक से पहले पहले कांग्रेस थी, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेजोरिटी कम हो, बट हाँ सेंटर में अपनी जगह बना के रखी थी। लेकिन जो स्टेट में इनका कमज़ोर होता हुआ जो पेज था वो दिखाई दे रहा था, और धीरे धीरे यही पतन का कारण बना। और अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस बात पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय भी हुआ, हमने ये भी देखा, और इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई। लेकिन
कुछ मतलब कि कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई जैसे कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। कमज़ोर तो हुई, बट अब दूसरी पार्टी आ जाए इसके विकल्प में, ऐसा हो नहीं पाया। वर्तमान में है, पहले नहीं था, ठीक है। और वर्तमान में कैसे है फिर देखते हैं क्या है। और अब यहाँ पे आता है कि पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। ये जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाला मैटर आता है, कसम से ना, ये मतलब क्या राजनीति खेलते हैं। आप लोगों को भी ना कभी राजनीति लड़नी हो, थोड़ा सा मैं 2-4 बातें बता देती हूँ कि कभी भी राजनीति में जाना हो, 2-4 बातें बस उसकी कमजोरी पकड़ लेना है कि भैया इस टाइम पे थोड़ा सा बवाल कहाँ पे चल रहा है। जहाँ पे 2-3 मुद्दे ही होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप ना बहुत अच्छे तरीके से, एक तो कहाँ पे SC ST वालों से वोट मांगने जाओगे तो क्या कहोगे, भैया आपको ना हम इक्वलिटी राइट की बात करोगे आप लोग, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे छोड़ देंगे, ये वाला काम कर देंगे, वो वाला काम कर देंगे, कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, मतलब इतना हवाबाजी करेंगे आप लोग। और वहाँ पे क्या होगा, वो तो पिघल जाएंगे, अरे ये लीडर तो बड़े महान है, आप जाइए उनके बच्चों को भी गोद में उठाइए, खिलाइए, शर्ट गंदा होगा चलेगा। होता है ना कि थोड़ा मतलब ऐसा, हालांकि आपके ज़माने में तो साफ़ सुथरा रहने लगे हैं, पहले होता था गाँव वगैरह में, आज भी होता है कि बस ऐसे धूल मिट्टी में खेलते सने बैठे रहते हैं, तो वहाँ से जाएंगे आप लोग और जब ऐसा करेंगे ना बहुत अच्छी, मतलब अब देखोगे ना कि आसपास के लोग भी मतलब आपसे बिना कहे बिना मांगे, वाह यार ये बंदे में कितना दम है, कितना अच्छा लीडर है, ना तो किसी से इसको शर्म है, ना तो किसी से घिने, कितना मतलब कितने प्यार से सारे सबसे बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता थोड़ी ना होगा कि आप ये सब दिखावटी कर रहे हो, जैसे सारे लीडर करते हैं वैसे आप भी कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती, कोई पेचीदा मुद्दा फंस गया, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, अब तो साल हो चुका उसका, तो छोड़ दीजिए कि आप ऐसा कुछ करोगे, लेकिन और ऐसे कुछ धर्म से रिलेटेड मुद्दे आपको देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे आप बखूबी बिल्कुल अपनी वोट बना सकते हो, कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों को जो कि मतलब कह दोगे कहीं पे भी तो आपके समर्थन में लोग आ जाएंगे। गरीबी हटाएंगे क्या, बहुत बड़ा अच्छा, मतलब एक बात बताओ आप, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था, सही है, लेकिन हाँ ये किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था, प्लीज़ जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करिए और यहाँ पे बताइए कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था। और मैंने यहाँ तक तो पढ़ा ही दिया है कि भैया चौथी में क्या हुआ था, पहली में क्या हुआ था, तीसरी में क्या हुआ था, आगे का बोला था आप पढ़ लेना, लेकिन चौथी, पाँचवीं, तीसरी, छठवीं ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो होप सो कि आप बता देंगे। और अब देखते हैं, खैर यहाँ पे आते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। कहीं राजनीति अच्छी बात है, करना चाहिए, बट अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग, और अभी DM बनना है, राजनीतिज्ञ नहीं, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है कि इस अवधि का जो दूरगामी बदलाव था, अन्य पिछड़े वर्ग का उदय, और इसमें OBC शब्द से परिचित हम हो चुके हैं पहले ही। और इससे क्या होता है कि विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, या कि आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक। इसमें क्या हुआ, अथवा जो ये अदर बैकवर्ड क्लासेज लिखाई है यहाँ पे, और इसका संकेत किया जाता है या अनुसूचित, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या SC जिसे आप बोलते हो और ST बोलते हो। कभी कभी पूछता है, ये प्रशासनिक वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ये वर्ड दिए गए हैं, ऐसे वैसे नहीं है जिसे आप कह देते हो, वो क्या कहते हैं कि नीच वर्ग, छूत, मतलब कि अछूत लोग हैं। तो इन सब ये घिनौने वर्डों का इस्तेमाल करने से अच्छा था कि गवर्नमेंट में सोचा कि कुछ ऐसे वर्ड दिया जाए जिनका मतलब थोड़ा सुनने में भी अजीब ना लगे। एक अंधे को आप अंधा कहोगे तो क्या लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन एक अंधे को अब आपको पता है कि किसी की भी यदि कि हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है वो कहीं किसी एक भी पार्ट की यदि ख़राब हो जा रही है, हाथ पैर, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई मतलब किसी का पैर काम नहीं कर नहीं रहा, किसी की आँख काम नहीं कर रही, किसी मतलब कोई किसी भी तरीके की आपको इंजरी है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कहा जाता कि देखो देखो अंधा आ गया, लंगड़ा आ गया, ऐसा नहीं कहा जाता, और कहना भी नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला कि भाई क्या कहना चाहिए। अब आपके लिए आ गया कि यहाँ पे दिव्यांग, इन लोगों को दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, और उस व्यक्ति को भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि उस बंदे के हाथ में नहीं था, और होता तो शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत या खूबसूरत इंसान जो भी लड़का लड़की होते, ठीक है।
हम लोग इतने मूर्ख होते हैं, जो भी हम में से ऐसा करते हैं, सबकी खैर वो तो इंसानियत मतलब इंसानी रूप पाए हो तो खैर उससे बाज आ नहीं सकता कोई, हो ही जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सोचने की है कि एक पढ़ा लिखा बंदे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा नहीं, वो बुरा नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो क्योंकि यहाँ से सीधे से देखने को मिल रहा है कि यदि बस में हमारे होता तो शायद हम दुनिया के सबसे बेस्ट होते, सबसे बेस्ट। क्योंकि यदि हमारे हाथ में बात होती, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उससे अपना क्यों कहते हैं कि ये हमारा है और हमारा क्या कैसे। और हाँ, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि अभी जो मैं बता रही थी, इसीलिए थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बस इतना याद रखना है। इतना मेरा समझाने का मतलब था कि किसी को भी ऐसा ना कह के, और गवर्नमेंट ने इसीलिए ये प्लान निकाला कि भैया सबको हमें मतलब कि उन्हें बुरा वाला फील ना आए, और इसलिए हमने ये शब्द इस्तेमाल किया SC ST या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसमें मतलब शामिल किया गया कि ये लोग मतलब कौन सी, आपको पता होगा कि आप जिस कैटेगरी में आते हो, जनरल कैटेगरी, OBC SC ST, तो अब नहीं कहता कि मतलब कि वो हिंदू धर्म में कितने जो जितनी भी जातियाँ होती हैं और जिसमें भी अछूत माने जाते हैं, जो भी है उनका, तो वो सब ना कह के कि आप ऐसा करो कि ये कोल गोंड बैगा, इन सबको नहीं कह दिया गया कि भाई ये ST के हैं, ये ST के हैं, OBC के हैं, ये किसके हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं। तो अच्छा लगता है ना सुनने में कि हाँ ठीक है, कोई अच्छा सा वर्ड है। तो ये हमारे संवैधानिक वर्ड है, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक प्रशासनिक वर्ड है। जरा थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कभी भी बोलना हो तो कुछ इसी तरीके का आप लोग भी इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि लोगों के हृदय को आघात ना पहुँचे हमारे वर्डों से। हमें ऐसा कुछ कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा। और अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें आपको तो ये पता है कि अनुसूचित जनजाति मतलब से एक अलग कोटि है, और जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है, और इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। और छठे अध्याय में हम लोग देख भी चुके हैं कि पिछड़ी जनजातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे, और उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे भी क्या हुआ कि गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई, और इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल किया। और हमें ये हम लोग देख भी चुके हैं कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक यानी कि अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। और जनता पार्टी के कई नाटक यानी कि जो कई घटक, मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में क्या होता है कि ताकतवर जनाधार था। ग्रामीण इलाकों में हर जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा था कि जनाधार था। मैंने अभी कुछ पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, जरा याद आया कुछ? OBC के लिए कुछ आयोग पूछा था। ये आता है मंडल, मंडल का लागू होना, दैट मीन्स एक मंडल मुद्दा भी बताया था मैंने, मंडल आयोग भी मैंने बताया था। भैया रट लेना, पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। कमीशन से क्वेश्चन आते हैं, इस बार नहीं आया तो क्या हुआ, आगे पूछ लेगा। अभी तो क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे देखे कहाँ, हो सकता है आया हो। क्वेश्चन एक बार देखना आप लोग, और क्वेश्चन की PDF आप लोगों को शेयर करा दी गई है टेलीग्राम में, सॉरी टेलीग्राम का तो नहीं पता है, लेकिन व्हाट्सएप पे करा दी गई, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, यदि आपके कोई रिलेटिव हो उनसे क्वेश्चन लेके देख सकते हैं, बट देखना ज़रूर आप लोग कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, पूरा सॉल्व करना आपको। देखते हैं कितना दम है आप में, कितना कर पाते हैं। अब आता मंडल आयोग, इसकी बात करते हैं कि मंडल का होना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि आप अब देख ही चुके हो ना कि ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, अलग हो ही रही थी। और यहाँ पे जब अलग हो रही थी, ऑब्वियस है कि दिक्कत तो होने वाली थी, कुछ तो करना ही था, इनके लिए रास्ता निकालना था। अब होता क्या है आगे कि 1980 के दशक के अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय यानी कि ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया, और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसला किया। कौन सी सरकार थी भाई? ये भी गठबंधन की थी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। ये क्या करती है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का क्या कर देती है, फैसला कर लेती है। और इससे क्या होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप से मतलब कि रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए, और इन विवादों से क्या होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें इसका फ़ायदा हुआ। और इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आई जिन्होंने क्या किया कि रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की
मांग की और इन दलों ने क्या किया कि सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। और इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसे मतलब कि क्या है कि इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग की शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। यानी कि अब इनकी मौजूदगी लाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। आपको बस इतना समझना है कि यदि ये नहीं आए कौन से, कि पहले तो भैया अमीरों की सरकार चल रही थी, अमीरों की सरकार से इनको समझ में आ चुका था कि काम बनने वाला है नहीं। और जब काम बनने वाला है नहीं तो ऑब्वियस है कि इनके लिए भी रिजर्वेशन करना पड़ेगा। आपको पता है ना कि लोकसभा की सीटों के लिए कुछ रिजर्व सीटें भी हैं, कितनी एससी के लिए, इतनी एसटी के लिए, इतनी ओबीसी के लिए, इतनी महिलाओं के लिए है। तो नहीं पता है तो आज सुन लीजिए कि हैं रिजर्व सीटें। और हाँ, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रिजर्व सीटें हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ से एमपी में भी शायद एससी के लिए ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें आप अपने स्टेट का पता करिएगा, कहीं दूसरी स्टेट में मत जाइए कि हर स्टेट का अलग अलग होगा। आपके मेजोरिटी के हिसाब से, आपके यहाँ पे जनसंख्या कितनी, उस हिसाब से ये सीटें वगैरह रिजर्व की जाती हैं। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, परिसीमन आयोग वगैरह हम लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे चुनाव आयोग के बाद परिसीमन आयोग भी एक था, वो किस तरीके से काम कर रहा था, क्या था, तो यही सारा काम था उसका, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था यहाँ पे कि जो रिजर्व सीटें होती हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें देखिएगा थोड़ा सा कितना है। और आप जिस भी स्टेट के हों, स्टेट का नाम और उस मतलब लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए, कितनी एसटी के लिए, राज्यसभा में कितनी है, आप बताइएगा, ठीक है। सारे लोग बताएंगे तो ऑब्वियसली कि आपको सबको पता चल जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पे अलग है, उनके यहाँ पे अलग है। और इसके बाद आपको पता है कि जो नौकरी में ओबीसी का मुद्दा उठा था, ये तो मंडल कमीशन का था ही, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे आपको, जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि हालांकि क्वेश्चन देखने के बाद तो लगता नहीं कि लक्ष्मीकांत भी अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी 2-4 बार रट्टा मार लो, हो जाएगा काम आपका। ये एक गारंटी मैं ले रही हूँ, क्योंकि बुक मैंने नहीं छापी है, ये मतलब नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए हो जाएगा, बिल्कुल भी ये मत समझिएगा, ठीक है। और आप समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो या मेरे से पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको मैं इतना कह रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस बुक को पढ़ो और एक नहीं 10 बार पढ़ो, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कुछ मत पढ़ो, ज़्यादा बेटर है। और इसी को 10 बार आप पढ़ोगे आप तो सारी चीज़ें, और जो भी आ रहा है ना इसमें एडिशनल ऐड कर लो ना, क्या दिक्कत है, लक्ष्मीकांत से ही ऐड कर लो, दिक्कत ज़्यादा हो तो साथ साथ वो भी होती जाएगी। आपका संसद आ रहा ना, दिक्कत नहीं है कोई भी, संसद के बारे में इसमें भी पढ़ो और उसमें भी पढ़ो, यानी कि दोनों बुक साथ में पढ़ो, पूरा हमारा कवर हो जाना है। कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से कर लेना, मज़े मज़े। तो इसको पढ़ना। अभी तक जिसके मन में मिथ हो तो कि मैडम अपना प्रचार कर रही हैं, कतई नहीं कर रही हूँ भाई, ऐसा मत सोचना। आप मेरा वीडियो बिल्कुल मत देखो, मैं नहीं कहती हूँ कि देखिए आप लोग, हाँ पसंद आता तो ऑब्वियसली देखिए, आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ही पढ़ा है कि आपके पास अधिकार भी हैं, और उस अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मैडम हमारे अधिकारों को हनन कर रही, ज़बरदस्ती वीडियो दिखा रहे हैं तो भाई बवाल हो जाना है ना। इसलिए आप लोग बस बुक पढ़िए और वीडियो देखना है तो देखिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। खैर आगे आते हैं, ओबीसी की बात मैं बता रही थी। तो ओबीसी में क्या हुआ कि इसमें ना क्रीमी लेयर की बात आई है भाई, एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है। कि एससी क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कि पेरेंट्स के पास पैसा है, यानी कि वो स्टेबल हैं अच्छे तरीके से, उनकी इनकम वगैरह तय की गई कितना होना चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो क्या होता है, इनकम टैक्स जो पे कर रहा, गवर्नमेंट जॉब छोड़िए, इनकम टैक्स जो पे कर रहा बंदा, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि वो बच्चे आते हैं क्रीमी लेयर में, क्योंकि इसके पास ठीक ठाक व्यवस्था है यार, ये पढ़ सकता है, मतलब इसके पास पढ़ाने के लिए पैसे, रिजर्व की इसे ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया कि जहाँ पे यदि गवर्नमेंट सर्वेंट इनके माता पिता में से कोई भी है तो उस बच्चे को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप में से जो भी ओबीसी के हों तो थोड़ा सा क्रीमी लेयर वाला समझ लीजिएगा मुद्दा, कि आपके यदि पेरेंट्स में से कोई भी, मम्मी या पापा में से कोई भी यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको इसका प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आपको क्या, आपके किसी भी भाई बहन को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है या इनकम टैक्स पे नहीं करने वाले हैं या नहीं करते हैं, चोरी कर रहे हो तो वो अलग बात है, कुछ लोग इनकम टैक्स चोरी भी कर लेते हैं भाई, मतलब इंडिया कुछ भी कर सकते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन ठीक ठाक है कि उनकी मतलब थोड़ा सा स्थितियाँ कमज़ोर हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं, उनके लिए ओबीसी का रिजर्वेशन है,
नौकरी में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और किस मंडल के मतलब किस कमीशन के तहत एक बार फिर बता दूं मैं, तो मंडल कमीशन है। मंडल आयोग को आपको इसे कल पढ़ के आना है अच्छे तरीके से और उसको बेहतर तरीके से करना है। और हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिणाम किस तरीके से क्या होते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर ही लेते हैं और उसके बाद फिर अपना ये चैप्टर तो ख़त्म ही होना, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कल देखेंगे कि क्या इसके परिणाम हुए, क्या कैसे हुआ। अयोध्या विवाद भी भाई अभी आ रहा है, देखते चलिए क्या क्या आता है। आपको राजनीति भी सिखा देंगे हम कैसे करनी है, कि कौन कौन से मुद्दे उठा लो भाई, जीत जाओगे वोट में। उसके बाद फिर ठीक है, पार्टी वार्टी देना हो तो दे देना हमें भी। यहाँ मैडम ने बताया था कि भाई राजनेता बनना हो तो कुछ ऐसे ऐसे कदम उठा लो, बन जाओगे। बनने के बाद तो कतई मुड़ के भी नहीं देखने वाले हो कि क्या कैसे होता था, ठीक है। खैर जो भी है, अब यहाँ पे बस पढ़िए मन लगा के, क्वेश्चन देखिए। और आज का होमवर्क सिर्फ इतना है कि 2-4 घंटे पढ़ के आपको क्या करना है कि जितना भी यूपीएससी का पेपर है उसे एनालिसिस करिए, सिर्फ पॉलिटी का नहीं, पूरा करना है, क्योंकि आपको पूरे का एग्ज़ाम देना, पॉलिटी बस नहीं देना, ठीक है। तो जितने भी 100 क्वेश्चन हैं जीएस के, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। और बहुत ही ईमानदारी से करने के बाद आप रिटर्न आएंगे वीडियो में और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस मैम मैंने किया है। और जो करेगा उसे प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ इन द सेंस सरप्राइज है, वो प्राइज़ सरप्राइज है, ठीक है। और ये बताया नहीं जाएगा, आप करके बताओगे फिर बताया जाएगा कि क्या मिलने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बस पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए बहकावे में मत पढ़िए। आपको लगता होगा कि मैडम बोलते ही बहुत है, बस थोड़ा सा आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं कि बहकावे में मत पढ़िए, खुद पे भरोसा रखिए। जो कंटेंट आपने एक बार चुन लिया उसे चाहे मतलब आंधी तूफान आ जाए फिर भी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। किसी ने कह दिया कि ये वाला बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, पूछ लेना कि भाई तेरे में क्या ऐसा बेस्ट है। संसद के बारे में यदि हमारे इस बुक में ऐसा लिखा हुआ कुछ कि संसद ये है वो है, मतलब संसद 3 ही उससे मिलके बन रही है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से, तो भाई तू बता दे कि तेरे बुक में क्या लिखा हुआ कि संसद किससे बन रही मिलके। तो ज़्यादा गहराई वहराई मत जाओ यार, उतना डीप में कोई नहीं पूछता है। और यहाँ ही पे रहो, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। इतना मतलब क्वेश्चन देखिए, मेरा सीधे सा कहने का मतलब, मेरी बातों पे भरोसा मत करो, आप क्वेश्चन देखो। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी ईयर के क्वेश्चन है, प्री मेंस सारे का क्वेश्चन देखो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या है एग्जैक्टली में। किसी की बात का मत मानो, सुनो सबकी, करो मन की, और तभी आप सक्सेस भी हो पाओगे। वरना सब किसी के हाथ के मिट्टू मियाँ बने रहोगे, उसने कहा है ऐसा है, आपने कहा अच्छा अच्छा ऐसा है, कर लेते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। खैर आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे।